नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, शुक्ला जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में फिर से एक बार। और अजय जी देश के सुप्रसिद्ध संपादक रहे हैं, कई अखबारों के, प्रतिष्ठित अखबारों के, चैनल्स के, और वर्तमान में हिंदुस्तान टाइम्स के सलाहकार संपादक भी हैं। तो अजय जी से आज हम बात जो करना चाहते हैं वो बिहार के मसले पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से चोरी की सरकार स्थापित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और संसद के दोनों गृह में अभी बिहार का मसला चल रहा है, वोटर्स लिस्ट को जिस प्रकार से विकृत करना चाहते हैं लोग, मेरे ख्याल से 71 लाख लोगों का नाम तो काटे जाने की खबर है, और 1.5 करोड़ का काटना है 8 करोड़ वोटर्स में से। हाँ, जो मर गए हैं उनके नाम तो कटना चाहिए, मगर जो माइग्रेट हुए हैं कुछ काम धंधे के हिसाब से कहीं और है, देश में है, उनके नाम यदि कट जाते हैं तो ये गंभीर मामला है। और संसद में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये मसला तो उठाते रहे हैं, हालांकि सरकार के कान बहरे हैं, वो कुछ और नहीं करना चाहती, और उनके जो मैं पपेट कहूंगा, चुनाव आयोग है, क्योंकि अब तो कह ही सकते हैं, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर मोदी के चहेते लोग वहां पर आयुक्त हैं, चीफ आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो जिस प्रकार से आदेश आकाओं का आता है उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं, और ये न केन प्रकारेण बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इंस्टॉल करना चाहते हैं। हालांकि अजय जी, पिछले दिनों यानी पिछले 1-2 दिन में जेडीयू के सांसद और जेडीयू के विधायकों ने भी सर का विरोध किया है, तो मेरे ख्याल से वहां पर कुछ ज्यादा गड़बड़ तो है। ओपिनियन पोल्स जिस प्रकार से आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नुमाइंदे हैं वो मुख्यमंत्री बने ऐसा लग रहा है, मगर आजकल तेजस्वी भी कहने लगे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये रणछोड़ राय होना वो राजनीति में अच्छा नहीं माना जाता। जब 2019 में कांग्रेस हार गई थी और राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तभी भी हमने उसकी आलोचना करी थी कि ये रणछोड़ राय नहीं होना चाहिए था। हालांकि देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के लिए उस समय भी मतदान किया था। तो अजय जी, हम सीधे आपके पास आते हैं, और आप बिहार की वर्तमान स्थिति और इतिहास, और इतिहास के पन्नों में जहां जहां चुनाव के बहिष्कार की घटनाएं हुई है उसको लेकर वर्तमान में बिहार आगामी विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा, इस पर आपका अपना विश्लेषण जरूर प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अवसर देते हैं अपने साथ जुड़ने का। मैं यहाँ पर शुरुआत इससे करूंगा कि मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 की, आज से 25 साल पहले। तब मैं प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट के रूप में हिंदुस्तान हिंदी जो अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसका प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट के तौर पे मैंने 18 फरवरी 2000 को ज्वाइन किया था पटना हिंदुस्तान। और उस समय एक स्लोगन दिया जाता था, बिहार की पहचान हिंदुस्तान। तो यानी उस और तब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था जी, वो उसी में आता था। बाद में जब झारखंड राज्य बना तो मैं रांची का ब्यूरो चीफ हो करके चला गया, वहां पर रहा। तो मैं अब यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं, उस दौर में मैंने ये पूरा इलाका घूमा और समझा। उस समय इत्तेफाक से आरजेडी की सरकार थी, जिसे लोग जंगल राज कहते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अपराध था, अपराधी थे, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब अभी मैं पिछले साल वहां गया था
उस समय बताऊं कि, और मेरे साथ में जो काम किए हुए कई लड़के हैं जो आज की डेट में वहां एडिटर के तौर पे हैं, और इस समय जो हिंदुस्तान अखबार के वहां पर स्टेट एडिटर हैं जो झारखंड और बिहार के, वो डॉक्टर तीर विजय सिंह, वो भी और हम दोनों साथी हैं, एक साथ के हैं और दोस्त हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि रेगुलर सबसे टच में हूं, बात करता हूं, जो वास्तव में तस्वीर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मजबूरियां हैं, क्या लिख पाते हैं नहीं लिख पाते, इस पे बात नहीं करूंगा। इस समय न्यूज 18 का जो वहां पर एडिटर है, स्टेट एडिटर है ब्रजमोहन, वो भी इत्तेफाक से मेरे अंडर में काम किया है भास्कर में, इसलिए मैं जानता हूं। तो ये सारे लोगों की जब स्थितियां देखता हूं और इनसे जब निजी तौर पे बात करिए, तो लगता है कि कितने बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात तो कभी नहीं थे बिहार। आप बताइए, बिहार को कहा था सरकार बनने के बाद कि औद्योगिकरण होगा, वहां की जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चालू होंगी। मोतिहारी में जाके नरेंद्र मोदी ने कहा था दोबारा आऊंगा तो इसी मोतिहारी की जो 3 चीनी मिलें हैं, उन्हीं चीनी मिलों की बनी हुई चीनी की चाय पीऊंगा और पिलाऊंगा। आप देखिए, अब वो वहां चौथी बार गए थे जी। और चौथी बार गए थे तो वहां पे एक गाना बना कि मोदी जी चाय पिला दो, मोतिहारी की चीनी खिला दो मोदी जी। तो अब जो है यह स्थिति हो, तो आप सोचिए वहां के आपके जो है गुजरात में भी और देश के तमाम हिस्सों, कोई राज्य ऐसा बाकी नहीं रहे। मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं, यहाँ चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, यहाँ की एग्रीकल्चर आज डिपेंड है बिहारी लेबर के ऊपर। जी। तो मैं इससे आप समझिए कि यह दशा है कि वहां कुछ नहीं हुआ। और अपराधीकरण की स्थिति हमने मुजफ्फरपुर में देखा कि किस तरीके से जो है नारी सुधार गृह में कैसे लड़कियों का यौन शोषण किया गया, और करने वाले सत्तारूढ़ दल के ही थे। इसी तरीके से तमाम हत्यारे, जो सम्राट चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बना हुआ है, उप मुख्यमंत्री है, उसी सम्राट चौधरी के पिता ने कांग्रेस के एमएलए और उनके पूरे परिवार को बम से उड़वा दिया था, बम से। अब आप सोचिए किस तरह से वो करने वाले लोग, जिन्हें कहते हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, वही लोग आज उनके साथ। तो इससे आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं कि असल में क्या है। तो अब वहां पर यह आवाज उठने लगी है। बहुत हुआ सुशासन बाबू और ये बड़ा चलता रहा, क्योंकि जाति की राजनीति वहां बहुत ज्यादा है। हर जगह है, भारत का स्ट्रक्चर ही जातियों पर है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा है। और यह सबसे ज्यादा कब बढ़ा, जब 1977 में जो 75 से कहिए 74 से, जब समग्र क्रांति के नाम पर जो जयप्रकाश नारायण ने किया, उसने वहां जातिवाद के जहर को और बढ़ा दिया और वो जहर बहुत बढ़ गया। बहरहाल अब उसका नतीजा क्या है, हर जाति का, हर धर्म का अपना जो वोट है, और वो वोट किसको जाना है लगभग लगभग तय होता है। यदि उसके हिसाब से आज वोट जिस तरह से जुड़ा है और जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता वहां बढ़ी है, तो लग रहा है इन्हें कि दलित वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और जो गरीब जनरल क्लास का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जनरल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो आरजेडी के साथ सीधे नहीं जाना चाहते, तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार होते हैं। और यदि ये कॉम्बिनेशन और प्लस उनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप यह मान लीजिए, और जिस तरह से 2-3 और पार्टियां उनके साथ जो जुड़ी हुई हैं, चाहे साहनी की हो चाहे दूसरी हो, जिसो वीआईपी पार्टी और ये सब,
तो आप ये जान लीजिए कि वहां 65% वोट इन पार्टियों के पास आ जाता है। तो ऐसे में यदि वोट नहीं काटा गया तो साहब फिर काम नहीं बनेगा, अपना वोट नहीं बढ़ाया गया तो काम नहीं बनेगा। ये वोट काटने का और जोड़ने का जो है, ये पता तो अब चला है, ये काफी समय से चल रहा है। ये आप ये समझ लीजिए सन 2022 में इसका प्रयोग शुरू हुआ था और ये बढ़ते बढ़ते, पहले भी थोड़ा बहुत 19-20 होता था, अब ये बड़े क्रूर लेवल पे आ गया। हमने अभी देखा कि कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में 53 लाख 10% वोट फर्जी बनाए गए थे। तो वह आंकड़ा आ गया आप सामने। टाइम लगा, लोग ईवीएम में फंसे रहे। आपके भी साथ मैंने चर्चा में कहा था, मुझे कभी भी ईवीएम में कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है मैं कहूं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़। मैं बार बार कहता रहा कि चुनावी मशीनरी में गड़बड़, और इसकी वजह थी, मैं नाम नहीं लूंगा, चुनाव आयोग में एक शीर्ष अधिकारी मेरा अपने सगे परिवार से हैं, तो इसलिए मैं उनसे तमाम बातों को समझा जाके, और उन्होंने मुझे खुद तमाम चीजें दिखाई बताई, इसलिए मैं कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। ईवीएम पे सवाल तो बीजेपी ने ही उठाया था, आपको याद होगा जी, नरसिम्हा ने इसको लेके पूरी बुक लिखी थी, और जब उन्होंने बुक लिख के जी, उन्होंने कहा था कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो अब आप सोचिए, जिसे ये खतरा बता रहे थे वो लोग ही अब ईवीएम चिल्लाते हैं, क्योंकि असल में ईवीएम ने, अच्छा क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि आप ईवीएम में फंसे रहिए, असली धोखाधड़ी ना पहचान पाइए। इस जगह मैं एक चीज कहूंगा, पंडित नेहरू को सदैव याद कर लेना चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा था, यदि आरएसएस का व्यक्ति बोले मैं पूरब जा रहा हूं, तो पूरब की दिशा छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उसे खोजिए, पूरब वो नहीं जाने वाला। तो ये जान लीजिए, ये जो कह रहे हो उसको तो बिल्कुल आप भूल जाइए, दूसरी तरफ देखिए। तो यही गलती हुई, बीमारी कहीं थी, खोज कहीं रहे थे। बहरहाल राहुल गांधी ने उस बीमारी का पता लगा लिया, राहुल गांधी की टीम ने उस पर मेहनत की, और 6-7 महीने काम करने के बाद उन्होंने सैंपल आंकड़े निकालना शुरू किया। अब उन आंकड़ों से वह बात प्रूव हुई, जो बात हम कहते रहे कि कैसे वोट जोड़े जाते हैं और कैसे वो किए जाते हैं। ये बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से अपारदर्शी हो गया है, जो पहले एक एक चीज देता था, बताता था, वो नहीं करता है। अब वो चोरी करता है तो वो छिपाता है। नहीं तो पहले कहते थे कि चुनाव आयोग में क्या ऐसा है जो छिपाया जाए, क्योंकि चुनाव का जो डेटा है वो सार्वजनिक है, इस देश के मतदाताओं के लिए वो चुनाव कराता है, तो इसमें छिपाने वाला क्या? सिर्फ छिपाने वाला इतना है कि आपने किसको वोट डाला, किसको नहीं डाला, ये नहीं बताना, और ये उन्हें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो गोपनीय तरीके से वो करते हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी वो कवर नहीं होता आपने किस पार्टी को वोट दिया, तो ये सिर्फ आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में साहब यहां जो खेल किया गया वो ये किया गया। अब आप ये जान लीजिए, तो अब ये लगा कि यदि ये खेल नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। तो टारगेट लेके चले कि हम कैसे 1 करोड़ वोट का घटाएं और अपने जोड़ें, उस खेल को शुरू किया गया। और उसी के लिए देखिए, पहले इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट में कहा कि हाँ सारा काम वोटिंग का, वोटर लिस्ट का कंप्लीट हो गया है, और अपनी साइट पे डाल के पब्लिश कर दिया। उसके बाद अचानक निर्णय लिया कि नहीं, अब हम इसका एसआईआर कराएंगे, तो और वो भी 1 महीने में कराएंगे। अब
राहुल गांधी और उनकी टीम के इस विरोध के बाद में इन्होंने 1 महीना पार्टियों को दिया है कि आप अच्छा 1 महीने में, अरे भाई जब आप डेटा दोगे, राहुल गांधी ने खुद कहा कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस करने में 6 महीने लग गए। जी, कर्नाटक इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, रीडेबल चाहिए, क्योंकि उससे हम एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे सर्च कर पाएंगे, नहीं तो हम सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो यह एक बड़ी चीज है। ये जो चीजें कर रहे हैं कि हम, आप उसमें कर लीजिए, जिसके नाम कटवाने हैं जुड़वाने हैं आ जाइए। अरे भाई, आप सबसे बड़ी बात, जब हमें उस तरह से डेटा ही नहीं देंगे तो हम क्या जुड़वाएंगे, क्या कटवाएंगे और क्या कराएंगे, हमें कैसे वो होगा। तो ये खेल है, और जो ये खेल है ये अपने आप में जो है चुनाव को लूटने का काम है, बेईमानी करने का काम है। तो ये बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं, असल में नहीं। क्योंकि देखिए, इतनी ताकत लगाने के बाद भी ये 2024 के लोकसभा चुनाव में 37% आ पाए। अब आप सोचिए, इतनी ताकतें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, दूसरी सरकारी मशीनरी, चुनाव आयोग, अदालतें सब लगी, तब 37% आए। यानी जनता इनको नहीं अब चाहती है और उस दिशा में ले जा रही, इसलिए घबराए हुए, और इस घबराहट में यह खेल कर रहे हैं। तो यह एक सत्य है जी। हाँ। कल ज्ञानेश कुमार जो हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिए थे 73 लाख वो बताए थे, मगर उन्होंने बाद में चलकर ये भी कहा था कि 52 लाख वोटर्स अपने एड्रेस पर मिले ही नहीं, यानी वो माइग्रेंट लेबर हो सकते हैं, दूसरे राज्यों में काम के लिए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा 18 लाख मृत पाए गए। हाँ, मृत पाए गए, ठीक है, ये उसमें कोई बुराई नहीं है कि उनके नाम काटे जाने चाहिए, मगर वो काटने का काम तो इलेक्शन कमिश्नर का है, इलेक्शन कमीशन का है। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने आधार कार्ड, वोटर्स कार्ड और राशन कार्ड, ये तीनों कार्ड वो तो सरकारी एजेंसी इशू करती है और उसको वो मानते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझे हम? सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एडवाइजरी दी, फिर भी। अजय जी। सर, मैं एक चीज कह रहा हूं, जब आधार को इन्होंने मैंडेट किया तो याद करिए, जो नोटिफिकेशन संसद के बाद में इन्होंने जारी किया था, वो 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक संसद ने कहा है, संसद में पास कानून के तहत चुनाव आयोग को वह आधार कार्ड को मानना है इस रूप में, सिर्फ पहचान नहीं है, वो आपके वोट बनाने का आधार बताया गया है जी। तो जब यह बात खुद कही गई है, तब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से संविधान के तहत जो संसद से पास कानून है उसमें कैसे बदलाव हो रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर संसद में पास किसी कानून नियम से बड़ा है? नहीं, लेकिन आज हो रहा है। संसद में पास कानून के तहत पारदर्शिता के लिए आरटीआई के तहत वो चीजें देनी चाहिए। इन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद ये देखा देना पड़ेगा, तो तुरंत आनन फानन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया कि साहब नहीं, हम नियम बदल रहे हैं और इसमें ये हो रहा है। भाई, नियम बदला, उसे अप्रूव कराया क्या? नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, छिपा क्यों रहे? इसके पहले तो नहीं छिपाया जाता था। यदि आप छिपाएंगे तो साहब इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ है, चोरी है। यदि आप सही हैं तो छिपाएंगे नहीं। मुझसे कोई पूछेगा आप कितना पढ़े हैं, मैं कहूंगा भाई ये डिग्रियां हैं, ये लो देख लो, जहां जो करना। अब यदि हमारे उसमें कहीं गड़बड़ होगी तो हम छिपाने की कोशिश करें। हम क्यों छिपाए हैं?
और जितना है यदि इतने में हमारे किसी को कोई परेशानी हो, हम जिस पद पे रहे या जहां हैं या जो कर रहे हैं उनमें जो मिनिमम योग्यता चाहिए उससे ज्यादा है मेरे पास, काम खत्म। आप जो सर्टिफिकेट चाहो चेक कर लो, मैंने तो नहीं मना किया। तो वही स्थिति है कि चुनाव आयोग, मैं कहता हूं, चलिए मान लेता हूं उनकी बात, वो बड़े निष्पक्ष, तो अपनी निष्पक्षता प्रमाणित तो आपको करनी है कि आप निष्पक्ष हैं, कोई और आके करेगा। तो असल में इन्होंने जिस तरह से अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने की बजाय छिपा छिपा करके यह प्रस्तुत किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, हम आपकी पक्षपाती काम करेंगे, इनके खिलाफ होगा तो ऐसे कार्रवाई होगी, इनके होगा तो ऐसे होगी, ये होगा तो ऐसे होगा, वो होगा तो वैसे होगा। इस तरह की जब भूमिका में चुनाव आयोग हो तो साहब हम कैसे यकीन करें कि आप कोई बात सही कह रहे हैं। आप अब तो एक ही बात, आप किसी बात का जवाब दीजिए मत, आप अपनी वेबसाइट पे किसी को मत दीजिए, कह दीजिए पूरी दुनिया देख ले हम इतने निष्पक्ष। अपनी वेबसाइट पे डिजिटल फ्रेम में रीडेबल डेटा सारा डाल दो जो जो मांग रहे हैं, और फिर इनको रगड़ दो कि हां अब बताओ क्या गलत है जी। तो आप में यह हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव हुए, इतना वक्त हो गया, उसके बावजूद डेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप से जब जब जो डेटा मांगा जाता है आप भाग खड़े होते हैं। लगातार आरटीआई को कमजोर कर रहे हैं कि साहब सूचना न देनी पड़े। ये वही आरटीआई है जो कांग्रेस ने दिया था और उसके खिलाफ आप तमाम चीजें उसी से निकाल निकाल के बनाते थे। अब आप इतना डर गए, अरे उनको डर नहीं लग रहा था तो आप क्यों डर रहे हैं? जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि असल में ये डरते हैं। अब देखिए आप इसका, इन्होंने खुद नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट में 780 पेज का एफिडेविट फाइल किया, उसमें कहीं नहीं कहा कि वहां पर एक भी घुसपैठिया मिला, एक भी नेपाली या म्यांमार या वो क्या कहते हैं बांग्लादेशी है, कहीं का कोई भी नागरिक मिला, इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहीं पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन मीडिया, जिसे गोदी मीडिया लोग कहते हैं, कुछ चरण चुंबक मीडिया भी कहते हैं, तो साहब उसने कि सूत्रों के मुताबिक इसमें इतने ये मिल गए, उतने वो, भाई किसी बीएलओ को मिले नहीं, किसी अफसर ने इसको ऑफिशियली कहा नहीं, किसी के पास कोई वो नहीं। आप कैसे कह दे रहे हैं कि ये बांग्लादेशी मिल गया या म्यांमार का मिल गया या नेपाल का मिल गया या कहीं और का मिल गया? कहां मिल गया? और जी, और मान लीजिए कि मिल भी गया तो जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो मोदी सरकार की है, यानी अमित शाह की है, राजनाथ सिंह की है, यानी उनकी सरकार की है। और तेजस्वी ने ठीक ही कहा ना संसद वहां विधानसभा में कि भाई ये तो जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की है यदि घुसपैठिए है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में संसद में जो है जवाब दिया है 2019 में कि हमने जो 2018 में पूरा सर्वे कराया देश भर में, उसमें हमें सिर्फ जो है 3 केसेस मिले थे जहां विदेशी नागरिक थे, और उनमें भी एक भी बांग्लादेशी नहीं था, एक भी म्यांमार का नहीं था, एक भी नेपाल का नहीं था। तो जो 3 बताए उनमें 3 में से एक गुजरात में और 2 मिले थे तेलंगाना में, जब तेलंगाना में इन्हीं की सहयोगी सरकार थी, शेष कहीं नहीं मिले। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि कितना झूठा नैरेटिव बनाया जाता है लोगों को भ्रमित करने के लिए कि अरे भाई ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, मैं इसमें
जो आप बता ही चुके हैं कि सीमा सुरक्षा भी है, वहां प्रदेश में भी 20 साल से आपकी सहयोगी सरकार, 11 साल से देश में आप, इतने साल से वो, और इसके बाद भी यदि देश के अंदर एक भी घुसपैठिया है तो साहब सूली पे लटका देना चाहिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह कि आपने क्या किया है। 11 साल से आप ये कर रहे हैं कि अब ये मिल रहे हैं, पहले तो नहीं मिले थे। अब यदि 2003 में भी तो हुआ था, तब नहीं मिले थे जी। आज मिल रहे हैं, तब तो फिर आप सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि 1-2 दिन की बात तो है नहीं, 1-2 साल की बात नहीं है। 11 साल से आप हैं, 20 साल से आपकी वहां सरकार है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ बोल के, लोगों को बरगला के, भ्रमित करके, और जो सही बोले उसको लेकर के कहे हमने फैक्ट चेक। अब आप देखिए, कल चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी के बयान पर फैक्ट चेक बता रहा है। मैंने उस फैक्ट चेक पर लिखा भी, चुनाव आयोग ने जो लिखा, मैंने उससे यही कहा कि राहुल गांधी सही है या गलत है, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया चुनाव आयोग। मैंने इस पर यही लिखा, मैंने लिखा कि चुनाव आयोग की अब झूठ और मक्कारी पहचान बन गई है। यह कोई फैक्ट चेक नहीं बल्कि भ्रमित करना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा वो डेटा पूरे देश के सामने डिजिटल फॉर्मेट में चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाल दे। हर सवाल का जो उन्होंने सवाल किए उसके जवाब उसी के साथ अटैच कर दे और हर राज्य का डाल दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फैक्ट चेक ये होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसमें तो कहीं कोई फैक्ट चेक है ही नहीं। इसमें तो बस ये कह दिया कि वो मिसलीडिंग है, उन्होंने जो कहा है वो गलत है, भ्रमित करने वाला है। अरे भाई, भ्रमित करने वाला है तो आप बताओ ना सही क्या है। हाँ, सही बात। वही तो, सही क्या है वो बता दो। तो सही आप नहीं बताएंगे, क्योंकि सही बताने में आपकी हालत बिगड़ रही जी। यदि वो डेटा डालेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने चुनाव तो चोरी किया है, बेईमानी से आप जीतना चाहते हैं। कल बांका के सांसद गिरधारी यादव ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट करा है। यानी उसने सर का विरोध करते हुए जिस प्रकार से कहा कि इलेक्शन कमीशन को न तो बिहार का इतिहास मालूम है, न बिहार का की भूगोल मालूम है, और आगे चलकर आरजेडी ने उस पर कमेंट करी कि 2 गुजरातियों के नौकरों में से कम एक सांसद, वो उसकी स्वतंत्र आवाज और अंतरात्मा की आवाज तो कम से कम वो पेश करता है। यानी गिरधारी यादव पर उनको नोटिस थमाया गया पार्टी की ओर से, जेडीयू की ओर से, और उसके बाद भी काफी कुछ जेडीयू के एमएलए उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मुद्दा मुझे जो आपसे पूछना था कि तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का जो संकेत दिया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले एक चीज बताऊं, मैं हिंदुस्तान अखबार का एडिटर था, संपादक था जब आगरा में, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरे अंडर आता था। तो उस दौरान मैं ये जो ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार मेरे टच में, क्योंकि वहां वो विजयनगर एक जगह पड़ती है आगरा में, वहां के रहने वाले, इनका पूरा परिवार संघ की शाखा वाला है जी। इनके जो दामाद हैं वो सहारनपुर में डीएम है। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें हैं, पूरे परिवार के बारे में मुझे नॉलेज है। इन्हें इस जगह लाया ही इसलिए गया है क्योंकि ये संघ के से जुड़े रहे और उसी के लिए सर्विस में रहते हुए उसके लिए काम करते रहे, पहली बात। तो अब आप कोई बड़ी उम्मीद तो इनसे करिए मत, एक चीज। अब आता हूं दूसरी, तो इसीलिए शायद आज जेडीयू जो सहयोगी दल है उसके एमएलए एमपी दोनों कह रहे हैं, और गलत नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि सबको पता है, जैसा मैंने पहले आपको गिनाया, आपके गुजरात में हो, पंजाब में हो, दूसरे और राज्यों में हो, महाराष्ट्र में हो, सब जगह
बिहारी आकर के यहीं आकर के प्रवासी के तौर पे काम करते हैं, रहते हैं, रोटी कमाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं, 2 महीने 3 महीने वहां रहते हैं, पैसा अपना वहां दे देते हैं, फिर आते हैं, फिर काम करते हैं। तो इस तरह से वो अपने घरों को चलाते हैं जी। ऐसे 1.5 करोड़ प्रवासी हैं, 1.5 करोड़, एक दो नहीं है। अब आप सोचिए 1.5 करोड़ वो हो गए। इसके बाद वहां हर साल बाढ़ आती है। कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, और गूगल कर लिया बिहार के का शोक कोसी। तो सर जब बाढ़ आती है तो वहां 50 से लेके 70 लाख लोग जो है बेघर हो जाते हैं, उनके घर और जमीन और सब बर्बाद हो जाता है। 3 महीने वो बर्बादी में अपनी जिंदगी जीते, फिर आते हैं, फिर नई झोपड़ियां बनाते हैं, फिर रहते हैं। और उसके बाद में इस दौरान में तमाम सारे लोगों जिन्होंने अपने पक्के अच्छे घर बना लिए थे वो भी तमाम लोगों के टूट गए, तमाम के वो है, और ऐसे आपको सारे केसेस मिल जाए। तो मैं ये बता रहा हूं उदाहरण, तो किसके पास आप बताइए, एकदम से बाढ़ आएगी, आप डूबेंगे, आप अपना सामान बटोरेंगे कि जान बचाएंगे? जी। स्वाभाविक सी बात। आप रात में सोए, सुबह उठे तो देखा आपकी चारपाई डूबने की स्थिति में आ गई। तो साहब जब इस स्थिति वाले लोग होंगे तो वो क्या करेंगे? टापू बन जाता है जगह जगह। तो उनके पास हर साल उन्हें अपनी चीजें जुटानी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं। और यही बात तो उन्होंने कही गिरधारी यादव ने कि मैं सांसद हूं, मुझे 10 दिन लग गए करने, अब मेरा बेटा बाहर है, मैं उससे सिग्नेचर कैसे कराऊं? राइट। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वास्तविकता है, कोई हवा की बात नहीं। बिहार में आपको कराना था, ये बाढ़ का समय निकल जाता, आप अक्टूबर से शुरू करते। और मैं नहीं कहता हूं गलत, कभी भी एक वोटर नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद करा लेते, आप तब करा लेते जब पिछला विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था। भाई यदि वो घुसपैठिए और गलत लोग हैं तो फिर तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के यानी बीजेपी के एमपी जीते हैं, तो इसका मतलब है फर्जी जीत गए हैं सब, आप ही खुद कह रहे हैं। चलिए इन सब से बाहर आते, अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सच्चाई ये है कि लड़ाई ही है, आंदोलन है। इसका समाधान अदालतें हैं, इसका समाधान चुनाव आयोग से कोई एक्सपोज करना है। यही सब हमारे पास रास्ता है। हम गांधी जी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने से मना करते थे, तो हम अहिंसक देश हैं, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें जवाब देना चाहिए तथ्यों के साथ, लड़ना चाहिए। गांधी जी को भी पता था सामने वाले के पास बंदूक भी है, लाठी भी है, सब कुछ है, अदालत और सब कुछ उसी की है, जजेज उसी के, लेकिन लड़ाई फिर भी लड़ी जा रही थी ना। कोर्ट में भी जाते थे, कोर्ट के बाहर भी जाते थे, सड़क पर भी लड़ते थे। तरीका वही है, भागना तरीका नहीं। चुनाव यदि छोड़ देंगे, हम बहिष्कार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उन्हें तो खुशी हो जाएगी, अच्छा है मत आओ। हाँ। एक आदमी खत्म हो गया, 2 आदमी खत्म हो गए, अब उसके बाद वो अपने ढंग से करेंगे खेल। तो ऐसे क्या है, और इसके उदाहरण मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर देखिए, जब बहिष्कार वहां के लोग कर रहे थे, बहुत थोड़े से वोट पड़ रहे थे, उतने से ही सरकार बन रही थी। पंजाब का देख लीजिए बहिष्कार के बाद। तो ये बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं देश की आजादी के बाद, हम आजादी के पहले नहीं जाते। तो इससे तब की लड़ाई में और आज की लड़ाई में जमीन आसमान का अंतर। तो आज हम अपनों से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने ही वो करने लगे जो अंग्रेजी हुकूमत करती थी। इसलिए इससे डट के लड़ने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है, और वह बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है इस लड़ाई में डट के खड़ा होना चाहिए, न सिर्फ बिहार को
पूरे देश को, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में पूरा देश प्रभावित होने वाला है। मैं सोच रहा था, मुझसे चंडीगढ़ का उन्होंने मांगा कि कोई आप वो दीजिए, तो जो वो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे उनमें से एक भी मेरे पास नहीं, एक भी सिंगल नहीं है। मैं 2005 से यहां पर, चलिए नौकरी के लिए कभी दिल्ली चला गया, कभी आगरा चला गया, कभी कहीं जा, बच्चे यहीं पे, और इसके बाद मेरे पास नहीं। अब आप सोचिए, जब मेरे पास नहीं है, एक जर्नलिस्ट हूं, अब फिर मैं जाऊंगा कहूंगा नहीं मैं लखनऊ में ही, फिर मैं लखनऊ का दूंगा। अब लखनऊ में इतने दिनों न रहने के कारण वहां पर कुछ नहीं बनाया, सब यही बना है, तो मैं क्या बताऊंगा भाई मेरे पास क्या है जी। तो यह अपने आप में दुर्भाग्य है कि इस तरह से तो इस देश की आधे से ज्यादा आबादी अवैध हो जाएगी। सही बात। तो इसके लिए लड़ने की जरूरत है, ना कि ये करने की जरूरत। और ये बात जस्टिस ने कही थी, याद करिए सुनवाई के दौरान, कि हम भी वो कागज नहीं जुटा सकते। हाँ, वो भी उन्होंने कहा था। यस, यस जी। तो इससे आप ये समझ लीजिए, ये जो 11 का भाई, पहले एक बार आपने कहा सब कुछ आधार होगा, सब कुछ आधार होगा, भैया सबने अपने अपने आधार अपडेट करा लिए। अब आप कह रहे हैं ये नहीं, ये होगा। और आधार पर, पासपोर्ट आधार पर मिल रहा है जी पासपोर्ट वैलिड है, आधार वैलिड नहीं है। अजीब है। बिल्कुल। तो यही स्थिति है। तो सर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, बिहार में चुनाव में होगा क्या? सर देखिए, वो तो बाकी जनता तय करे, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ और जो ये खेल कर रहे हैं फर्जी वोट काटने और चोरी करने, देखिए जो मर गए हैं, जो वैसे हैं, उनके नाम कटने चाहिए, मैं भी पक्ष में। जी। जो फर्जी वोटर हैं उनके कटने चाहिए, लेकिन वास्तविक वोटर सदैव होना चाहिए। तो यदि असल में वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नजर नहीं आ रही, उसका गठबंधन टिकता नजर नहीं आ रहा है। जनता तबाह हो चुकी है, चाहे भर्तियों में हो धांधली, भ्रष्टाचार, कोई भी जो पैकेट चिल्लाते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला, इंडस्ट्री और कुछ भी नहीं मिला। खुद भाजपा के सांसद ने कहा कि आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा है पटना एयरपोर्ट का, और फ्लाइट तो एक भी इंटरनेशनल नहीं है, तो इसके इंटरनेशनल लिखने का क्या मतलब? सही बात, सही खुद बात। भाजपा के सांसद ने कहा संसद में कि 11 साल से एक भी नई रेल नहीं मिली है बिहार को, और आप कह रहे हैं बिहार को इतना रेल में कर दिया, इतना कर दिया, तो किया क्या है? तो असल में जो वहां एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी को आप यदि वो पैसा काउंट कर रहे हैं तो फिर धन्य है भाई। ये है जी। अजय जी, आज बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ आपके साथ। ये जो बहस हुई उसकी वजह से, यानी हमें पूरा बिहार का एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने की, हमारे दर्शकों के लिए भी एक दृष्टि मिली, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में दर्शक अपना ओपिनियन जरूर लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।